हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आयुषी कोटकर, सृष्टि सेठी, संस्कृति माने, प्रोक्ष कालरा, प्राप्ति गुप्ता, योगिता, कनक खेमानी, ओके, शफिक खान, आरिफ खान पठान, जया चौरसिया, गुड मॉर्निंग। We'll just wait for 1 or 2 minutes for everyone to join and then we'll be off the mark. Khushbu Himthani, good morning. बहुत बहुत स्वागत है, सभी जने आ जाइए, फटाफट ज्वाइन कीजिए। अंशिका बदानी, गुड मॉर्निंग। अनन्या गुप्ता, हंसराज, गुड मॉर्निंग। सिद्धेश, how are you doing? 45 days challenge is like a stress buster. You are absolutely correct. I'm doing absolutely good. और yes, back to back चीजें चल रही है। 3 attempts in a year is a mess. तन्वी शेदगे, गुड मॉर्निंग। गणेश काटवे, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है 7th लेक्चर ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग रेगुलर बैच। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कल का होमवर्क किया होगा जो मैंने कल की क्लास में आप लोगों को दिया था। डन ऑल ऑफ यू? चलिए, सो एक बार क्विकली ट्रैकर पे नजर डालते हैं और देखते हैं क्या था होमवर्क आप लोगों का कल का। चेक कीजिएगा। कल की क्लास में लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने समझा द डिफरेंस इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। व्हाट इज द डिफरेंस, ये हम लोगों ने देखा। एक्सप्लेन्ड कैश बुक, आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज अ कैश बुक एंड वी स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1। आई मीन आपने उसका सोल्यूशन लिखा था ना। आई वाज एक्सप्लेनिंग यू ओपनिंग बैलेंसेस मैंने एक्सप्लेन किए थे। होमवर्क वाज टू राइट डाउन सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पेटी कैश बुक। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग सोल्यूशन लिख चुके हैं उनको हम लोग करेंगे यहाँ पर कंप्लीट। कैश बुक का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कंसेप्ट की तरफ, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पेटी कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों ने लिखा है उसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स। व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, और फिर उससे रिलेटिंग कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के रहने वाले हैं। गर्मी का मौसम है, गर्मी है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मौसम है साथ में आम का। सो उम्मीद करता हूँ कि आप आम को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही अमेजिंग फ्रूट होता है, कहते हैं ना फलों का राजा होता है आम। और अगर आम प्रेमी है आप तो मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के देहूगढ़ के जो आम होते हैं, हापुस आम जिसको अल्फांसो मैंगोस कहते हैं इंग्लिश में, वो सबसे ऑथेंटिक होता है, वो सबसे जेन्युइन होता है और वो सबसे अमेजिंग होता है ना। गुड मॉर्निंग संध्या तिवारी, गुड मॉर्निंग मोनालिसा। सो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज डे, एनीवन has any question you can raise your hand, you can ask your questions. First let me answer if anyone has any question और फिर बाद में मैं शुरू करता हूँ। है कोई, किसी को कोई भी सवाल पूछना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है? 6 लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, इट्स बीन अ वीक नाउ। हाउ इज द बैच गोइंग, हाउ इज योर टाइम टेबल गोइंग? जो बच्चे 12th की एग्जाम्स कंप्लीट करके ये बैच अटेंड कर रहे हैं तो आपका दिन कैसे जा रहा है? जो 11th वाले मेरे बच्चे हैं उनका दिन कैसे जा रहा है? एनीवन वांट्स टू शेयर, आस्क एनीथिंग, यू कैन रेज योर हैंड नाउ। हाय रंजीत, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रंजीत, दैट्स अमेजिंग। चलिए, सो मेरे सभी बच्चे बिल्कुल संतुष्ट है, इनको किसी को कोई डाउट नहीं है ऐसा लग रहा है। ओके रुआनी, व्हाट्सएप रिक्वेस्ट ऐसे एक एक नहीं होती है बेटा, आराम से हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तभी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग बेटा बहुत काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो वो सही समय पर हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को बने जैसे कि कल बताया था कि संडे को सुबह 9 बजे मैंने आप लोगों के लिए सेशन रखा है टू डिस्कस अबाउट द कॉलेज सिलेक्शन, है ना, सुबह 9 बजे, संडे को सुबह 9 बजे। गणेश कह रहा है सर आई एम प्लानिंग टू परस्यू CA + BCom इन जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ओके, चेक कर लेना बेटा, किसी भी कॉलेज को अथॉरिटी नहीं है CA का कोर्स कंडक्ट करने की। जैन यूनिवर्सिटी में मेरे पहले कुछ स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मैं खुद बैंगलोर में रहता था। CA की क्लास के नाम पर क्या ही चलता है, भगवान ही मालिक है, ठीक है? संडे को मेंटरशिप सेशन है प्रेक्षित, इट्स नॉट अ क्लास, इट्स अ मेंटरशिप सेशन एट 9 o'clock। 1 घंटे का 45 मिनट का सेशन होने वाला है। चलो,
सो नो हैंड्स अप मतलब नो डाउट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ कैश बुक। कैश बुक के बारे में कल हमने लिखा था, कैश बुक इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्ड्स 3 ट्रांजैक्शन। व्हाट आर दोस 3 ट्रांजैक्शन? नंबर 1 इज कैश एंड बैंक रिसीट्स, नंबर 2 कैश एंड बैंक पेमेंट्स, एंड नंबर 3 कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं? दे आर दोज एंट्रीज जिसके डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक अकाउंट ही इन्वॉल्व होता है। तो 3 ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके डेबिट क्रेडिट में कैश बैंक इन्वॉल्व होता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप जब बैंक में कैश जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। दूसरा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब आप बैंक से जाके कैश निकालते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। और तीसरा होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, तो रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट टू गिविंग बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है, क्योंकि वो एक लेजर अकाउंट की तरह होता है, तो हम कैश बुक का अलग से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं। इसी वजह से दोस्तों ये कहा गया है कि कैश बुक प्लेज अ डबल रोल। इट्स नॉट जस्ट प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट बट इट इज ऑल्सो सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। फॉर्मेट अगर आप देखेंगे कैश बुक का, तो टी फॉर्मेट लेजर अकाउंट की तरह ये फॉर्मेट है, जहां पर लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड कहलाती है, राइट साइड कहलाती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज ऑल्सो नोन एज द रिसीट साइड। मतलब जब भी आप पैसा रिसीव करते हैं, वेन एवर यू हैव कलेक्शन, तो आप उसे रिसीट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और जब भी आप किसी को पे करते हैं, वेन एवर यू मेक पेमेंट्स, तो आप उसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसीट साइड और पेमेंट साइड, तो जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है, आपको सिंपल सी चीज़ देखनी है कि वहाँ पैसा आया है या पैसा गया है। अगर पैसा आया है तो वो रिसीट साइड में, अगर पैसा गया है तो पेमेंट साइड में। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि कैश बुक के अंदर डिस्काउंट गिवन और डिस्काउंट रिसीव का भी कॉलम होता है, बिकॉज डिस्काउंट दिया और लिया तब जाता है जब आप किसी से पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम ट्रिपल ए बुक का देख रहे हैं। 7 क्वेश्चन है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में। मैंने यही कहा था कि एक्टिवली एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसिवली टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बुक से करें, मॉड्यूल के क्वेश्चंस को अभी के लिए इग्नोर करें। ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करे थे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट था हमारा ओपनिंग बैलेंसेस का, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट समझा था। ओवरड्राफ्ट के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, दिमाग में उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल मूव अहेड। Received a check for rupees 1250 in respect of sales, for realizing which National Bank charged rupees 50 and credited the balance. अब ट्रांजैक्शन को समझना। You have received a check of 1250. ध्यान से सुनना, आपने एक चेक रिसीव किया है 1250 रुपए का, और ये चेक आपने कौन से बैंक में जमा किया है? नेशनल बैंक में। दोस्तों अगर मेरे पास एक ही बैंक अकाउंट होता था, इफ आई वुड हैव हैड ओनली वन बैंक अकाउंट, तब तो ये सवाल ही अराइज नहीं होता था कि कौन से बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है, नहीं हुआ है, फलाना ढिमकाना क्या है। लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट्स हैं, तो मुझे चेक रिसीव करते समय ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से बैंक अकाउंट में जा रहा है ना, इट इज गोइंग इनटू विच बैंक अकाउंट। तो रिसीव्ड अ चेक ऑफ 1250 विच इज डिपॉजिटेड इनटू नेशनल बैंक। अपने दिमाग में जनरल एंट्री बनाना। गुड मॉर्निंग प्रेम। दिमाग में जनरल एंट्री बनाना, नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इट इज अ कैश सेल ट्रांजैक्शन। तो रिसीट है या पेमेंट है? सबसे पहले देखो, चेक मिला है, रिसीट है, तो ये कैश बुक के रिसीट साइड में आएगा, टू सेल्स, नेशनल बैंक कॉलम में 1250 रुपए, टू सेल्स 1250 रुपए। अंशुल सर एक बात बताओ, आपको टिक करना नहीं आता? मतलब आपको पता नहीं सर टिक ऐसे करते हैं? फिर ये आप ये वाली टिक क्यों कर रहे हो? मतलब ये आपका साबुन स्लो है क्या? नहीं, मेरा साबुन स्लो नहीं है। ये वाला जो टिक है, ये टिक है आम आदमी का, और ये वाला जो टिक है, ये टिक है सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। इसको कहते हैं ऑडिटर्स टिक, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप लोग बनेंगे ऑडिटर, और ऑडिटर ऐसी टिक करता है, इसीलिए इसे कहते हैं ऑडिटर्स टिक। आदत है ना, क्या करूं, औरों को आती नहीं, और मेरी है कि जाती नहीं। जानी भी नहीं चाहिए भाई, जवानी फूक कर सीए बने, अब थोड़ी जाएगी आदत। हाँ भाई, कैसी बात कर रहे मियाँ तुम लोग। अब ये कहता है कि आपने 1250 रुपए का चेक जमा किया नेशनल बैंक में, फॉर रियलाइजिंग विच, जिसको रियलाइज करने के लिए नेशनल बैंक ने 5 रुपए आपको चार्ज किए, मतलब 5 रुपए के बैंक चार्जेस लगे। पहले तो ये सोचो कि ये रिसीट है या पेमेंट है। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन में 2 ट्रांजेक्शन निकले। रिसीव्ड अ चेक ऑफ 1250 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स फॉर विच नेशनल बैंक चार्ज ₹5।
तो आपने ये चेक रिसीव किया कैश सेल करके, ये एक ट्रांजैक्शन है, नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नाउ यू डिपॉजिटेड दिस चेक इनटू नेशनल बैंक फॉर विच द बैंक चार्ज यू 5 रुपीज. इट इज अ पेमेंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि बैंक ने आपको पैसे चार्ज किए हैं, आपने पे किया है. क्या पे किया है? बैंक चार्जेस. जर्नल एंट्री बताएंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नेशनल बैंक अकाउंट क्रेडिट. तो पेमेंट साइड में आएंगे, लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस और नेशनल बैंक के कॉलम में आएगा 5 रुपए. चेक करते चलिएगा, है ना. अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि मुझे कोई जर्नल एंट्री लिखनी है, बिंदास लिखो, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर 13,210 एंड चेक इशूड ऑन ओवरसीज बैंक. आपने 13,210 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, है ना, सामान खरीदा है. गुड्स का मतलब देखा है ना बेटा जी हमने, इन्वेंटोरी. और उसके बदले आपने चेक इशू किया कौन सी बैंक का? ओवरसीज बैंक का. 13,210 रुपए के गुड्स खरीद के ओवरसीज बैंक पे आपने चेक इशू किया है. मतलब कैन आई से इट इज अ कैश परचेजेस? मम्मा मिया, ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म. कैन आई से इट इज अ कैश परचेजेस? अरे बोलो ना मिया, कैसी रहे बेटा, कैसे बच्चे रहे बाबा, क्लास में कुछ बोलते ही नहीं बाबा, कुछ बोलते ही नहीं रहे बाबा. सुभोजीत बाबा बोलो, संस्कृति बाबा, मोनालिसा बाबा, संध्या बाबा, अंशिका बाबा, रिया बाबा, प्रोक्ष बाबा, मनीषा बाबा, जया बाबा. अबे लड़के किधर गए, क्लास के लड़के कहाँ? हाँ आ गया, सिद्धेश बाबा, ईशा बाबा, प्रेक्षित बाबा, आयुषी भाभी, भाभी नहीं बाबा. ओके, सो ये कैश परचेजेस है. ठीक है, आपने पेमेंट किया ओवरसीज बैंक से. जर्नल एंट्री प्लीज, जर्नल एंट्री प्लीज. बोलो 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 बोलो, मन के दरवाजे खोलो. परचेज अकाउंट डेबिट. वेरी गुड संगमनेश हुगार. टू ओवरसीज बैंक अकाउंट क्रेडिट. हूँ पेमेंट छे मोन्ट्रा भाई. तो पेमेंट साइड में लिखो बाय परचेजेस ओवरसीज बैंक कॉलम में 13210. चेक ऑल ऑफ यू. अंशिका भदानी, प्रोक्ष कालरा, आयुषी, IUC. वेरी गुड. चले आगे, चलो बहुत बढ़िया. अब आगे लिखते हैं द बैंक चार्ज ₹3 फॉर कलेक्शन ऑफ द चेक टू द कंसर्न्ड पार्टी. मैंने जिससे गुड्स खरीदे हैं, मैंने उसे चेक दिया है 13,210 का. ध्यान से सुनिएगा, मैंने जिससे गुड्स खरीदे हैं, मैंने उसको चेक दिया है 13,210 रुपीस का. उसने वो चेक जमा किया है अपनी बैंक में, जिसके लिए उसकी बैंक ने उसको चार्जेस लगाए. एक बात बता यारा, क्या मैं एम आई गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? सोच समझकर जवाब दीजिएगा. Am I going to record this transaction? The answer is no. Why no? सर जब दूल्हा दुल्हन राजी, क्या करेगा खाजी. मतलब सर चेक उसका, बैंक उसकी, बैंक चार्जेस उन दोनों का. मैं एंट्री रिकॉर्ड करेगा कई को, टाइम लगा रे कई को, तू बन जा मेरी बाइको. समझ में आया? मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा. शाबाश शाबाश शाबाश, you are very amazing, mind blowing. Number 4, paid office expenses 45 rupees and 16 rupees for stationery. पहला सवाल सीधा सवाल, तीखा सवाल. क्या बच्चा लोगों जवाब दो. R फॉर रिसीट है कि P फॉर पेमेंट है? मेरे को हर एक ट्रांजेक्शन पे तुम लोगों से ये जवाब होना, R फॉर रिसीट है कि P फॉर पेमेंट है. बहुत ही बढ़िया, सही जवाब होना. अरे मियाँ ये P फॉर पेमेंट है. अभी ये दिया नहीं है सर, पेमेंट किसमें किया? 45 रुपया एक्सपेंसेस का, 16 रुपया स्टेशनरी का. अगर कुछ नहीं दिया है तो हम अजूम कर सकते हैं दैट द अमाउंट इज पेड इन कैश. जर्नल एंट्री प्लीज. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. ये पेमेंट है, क्योंकि ये पेमेंट है, पेमेंट साइड में जाएगा बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय स्टेशनरी 45 एंड 16. चेक ऑल ऑफ यू. संगमेश हुगर. बहुत बढ़िया. IUC. बहुत बढ़िया, जबरदस्त. यू आर अमेजिंग मैन, यू आर अमेजिंग. आउट ऑफ कैश सेल ऑफ 13265 अ सम ऑफ 10,000 वाज डिपॉजिटेड इनटू नेशनल बैंक. दोनों आंखों से देखो तो आपको इस स्टेटमेंट में एक नहीं 2 ट्रांजैक्शन नजर आएंगे.
दोनों आंखों से देखो मियां, आपको स्टेटमेंट में एक नहीं दो ही ट्रांजेक्शन नजर आएंगे। कौन से दो ही ट्रांजेक्शन नजर आएंगे? पहला ट्रांजेक्शन है आउट ऑफ कैश सेल ऑफ 13,265, तुमको वाइल्डस्टोन का वास्ता 13,265 का सेल किया कैश में। अयो जर्नल एंट्री बोलो मियां, जर्नल एंट्री क्या करता तुम लोग? 13,265 का कैश सेल करता, जर्नल एंट्री बोलते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जय जिनेन्द्र मनीषा जैन, बहुत बढ़िया। कैश अकाउंट डेबिट हो तमारी रिसीट छे अंशुल भाई, તમે रिसीट साइड में आ जाओ, આપો ટુ સેલ્સ અને કેશ કોલમમાં 13265, તો નથી તો થારો ફોટો પણ ચાલશે 13265। कैश कॉलम में डेबिट साइड में टू सेल्स 13265। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, देखो और क्या लिखा है। आउट ऑफ कैश सेल ऑफ 13265 a sum of 10,000 was deposited into नेशनल बैंक। ये 13,265 रुपए का आपने सेल किया, उतनी आपको कैश मिली, बराबर है। अब ये जो कैश मिली इसमें से 10,000 रुपए आपने कहां जमा किए? बैंक में। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर आप तमिल से हो? अरे भैया हम पूरे हिंदुस्तान से है। की दादा आमी तोमा के भालो भाची की दादा 10,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सही का खुशबू हिम थानी। ऐसे ही जब मैं 50 बार आपका नाम लूंगा ना, मुझे नाम याद हो जाएगा, ठीक है? फिर तो आप मेरे दिल पे और मेरे सपनों पे राज करोगे। कॉन्ट्रा एंट्री शू एंट्री छे, एंट्री बोलो मोटा भाई, शू एंट्री छे नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट क्रेडिट। अंशुल भाई परी श्रीवास, नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंट्री कैश बुक के डेबिट में भी आती है और कैश बुक के क्रेडिट में भी आती है। नेशनल बैंक डेबिट मतलब नेशनल बैंक के डेबिट में लिखेंगे अंशुल भाई टू केस अकाउंट, और ऐसा यहां पर ना सी लिखेंगे, ये सी का मतलब होता है ना कॉन्ट्रा एंट्री। और अब हम लोग क्या करेंगे अंशुल भाई? हम कैश बुक के क्रेडिट में जाएंगे क्योंकि कैश अकाउंट अहिया छे। कैश बुक के क्रेडिट में लिखेंगे नम 10,000 बाय नेशनल बैंक, और यहां पर भी हम लिखेंगे सी। बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री, बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री का हिसाब बहुत क्लियर रखने का। बे इफेक्ट से कई इफेक्ट छे, बे इफेक्ट छे। एक इफेक्ट डेबिट में और दूजो इफेक्ट क्रेडिट में। समझी गयु मोटा भाई? शाबाश, बहुत बढ़िया। मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है मां, ये दुनिया बहुत बुरी है मां, दुनिया बहुत बुरी है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मां, मुझे सब दिखाई दे रहा है मां, मैं सब देख सकता हूं, मेरी सारी शक्तियां वापस आ गई। थैंक यू जादू। बहुत बढ़िया, ऐसी फीलिंग आ रही होगी आप लोगों को, है ना, जो 11th स्टैंडर्ड के बाद अब ये चीज देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, अद्भुत हैं आप, अमेजिंग हैं आप। आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांजैक्शन को करता हूं मैं टिक मार्क। बहुत ही बढ़िया। अंशिका बदानी received cash of 14,500 from रमेश after allowing a discount of ₹500। अब देखो क्या है ना, मैं आप लोगों से रोज कहता हूं मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। तब मैं क्या करता हूं? मैं खुद से बात कर लेता हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें चाहे इज्जत का कचरा हो तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Received cash of 14,500 from रमेश after allowing a discount of 500। हमें हमारी बात सुन लीजो, इन ट्रांजैक्शन ने तरीके हूं समझ लीजो। मैं कहीं कह रही हूं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, थोड़े कैश मिली है, पया मिली है, पीसा कितना पीसा मिली है? 14,500। किन्नू मिली है? रमेश मिली है। अच्छा एक चीज समझो, रमेश थोड़े 15,000 रुपया लेना था। कितना लेना था? 15,000 रुपया लेना था। पर रमेश ने कहे करियो थे 500 रुपया और डिस्काउंट दियो रमेश ने। और रमेश कही कहो कि ठीक है। रमेश यो कहे कि थे मन 500 डिस्काउंट दो तो मैं तन 14,500 रुपया पाछा देऊं। ये थी राजस्थान से लाइव प्रसारण, राजस्थानी मारवाड़ी। सिंपल सी बात यह है, हमें रमेश से कितने पैसे लेने थे? 15,000, 15,000। रमेश ने मुझसे कहा, अरे ओ अंशुल, अरे ओ अंशुल, आता माजी सटकली, अरे ओ अंशुल,
मैं तुझे 14,500 रुपए दूंगा, क्या तो मुझे 500 रुपए डिस्काउंट देगा। आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता? मेरे तो घर पे लक्ष्मी नाम की बाई भी है तो भी मैं मना नहीं करूं। तो लक्ष्मी तो मतलब ये लक्ष्मी है बिल्कुल। जर्नल एंट्री प्लीज। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 14,500। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, कम ऑन। कैश अकाउंट डेबिट 14,500, बहुत ही बढ़िया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 तो रमेश, अरे ओ रमेश, रमेश अकाउंट क्रेडिट। तो यार आप समझ में आया डिस्काउंट क्यों साथ में जुड़ा है, इसी तरीके से साथ में जुड़ा है। सो कम टू रिसीट साइड to Ramesh, in cash column 40,500, in discount column 500। सर थोड़ी थोड़ी गुजराती भी मिक्स कर रहे हैं आप तो मिमिक्री में। नहीं, राजस्थानी जो मैंने बोली थी ये राजस्थान वाली राजस्थानी थी। महाराष्ट्र की राजस्थानी बड़ी मिलावटी राजस्थानी, इट कम्स विद मराठी। मराठी का प्रसारण होगा अगले ट्रान्झॅक्शन में। आता पुढचं ट्रान्झॅक्शन बघा काय 7 तारखेचं काय झालंय, 7 नंबरचं ट्रान्झॅक्शन बघा की अब लोगों के फ्यूज उडने वाले हैं। हे बघा काय लिहिलंय इथे, डिपॉझिटेड 5,000 इन द नॅशनल बँक। म्हणजे काय केलंय, नॅशनल बँक मध्ये 5,000 डिपॉझिट केले, बरोबर आहे की नाही। आता काय करायचं, दिस इज पुणेरी मराठी। 7th number transaction you deposited rupees 5,000 in the national bank. Can I say it is a contra entry? खुशबू हिमथानी, माइंड ब्लोइंग, इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब सर क्या, वो 3 टाइप के ट्रांजैक्शन। डिपॉजिटेड रुपीज 5,000 इन द नेशनल बैंक, जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बहुत बढ़िया। नॅशनल बँकच्या डेबिट मध्ये लिहा, नॅशनल बँकच्या कॉलमच्या डेबिट मध्ये लिहा 5,000, बरोबर आहे की नाही, टू कॅश अकाउंट। आणि काय करायचं दुसरा इफेक्ट, दुसरीकडे क्रेडिट साईडला जायचं, लिहायचं बाय नॅशनल बँक आणि कॅशच्या कॉलम मध्ये 5,000 आणि थांबा हे इथे शी लिहायचं, बारक्यात शी लिहायचं इथे, बरोबर है कि नहीं। अभी चलते हम लोग मुंबई की मराठी बोलने को, बरोबर है कि नहीं। अगर मुंबई में तुम किसी काम वाली को तुम्हारे घर पे रखते तो वो काम वाली तुमको कैसा बोलती और कैसा पढ़ाएगी, समझने का। अगले ट्रांजैक्शन नंबर 8 में ओ साहेब इथे बघा, मैं क्या बोलती एक बार सुनने का। अभी देखो जितना काम बोले उतना ही काम करके जाएगी मैं, अगर जास्ती का काम कराएंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, समझना। अभी तुम्हारे घर को ऐसा बार बार मेहमान लोग आते, अभी मेहमान लोग आते उससे भांडे ज्यादा होते, काम जास्ती का निकलता, तुम लोग इधर ऐसा बैठ के पार्टी वार्टी बनाते, लेकिन इसमें मेरी कसरत होती। अभी मैं तुमको पहले ही बोलती अगर ज्यादा का काम कराएंगे तो मैं एक्स्ट्रा पैसे लेगी, पहले ही बोलती एक्स्ट्रा सर्विसेज का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, खल्लास। हाँ 8 नंबर का ट्रांजैक्शन देखने का, इशूड चेक ऑफ 9,000 ऑन ओवरसीज बैंक टू मिस्टर पप्पू। ये पप्पू नाम का जो बंदा, उसको चेक दिया हमने, कितने का, 9,000 का, आफ्टर रिसीविंग अ डिस्काउंट ऑफ 1,000। अभी साहब मैं क्या बोलती तुमको, हमको पप्पू को कितना देने का था, अभी तुम्हारा पप्पू का क्या तो भी चल रहा मेरे को नहीं पता, अभी पप्पू को हमको कितना देने का था, 10,000 देने का था, बरोबर है कि नहीं, बरोबर है। अभी हम पप्पू को कितना देते, हमने पप्पू को बोला कि पप्पू हम तुमको 9,000 दिएला है, नहीं देंगे, अभी तुम हमको 1,000 का डिस्काउंट देंगे क्या, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना बाबा। तो पप्पू बोला 1,000 को डिस्काउंट देता। अभी हम पप्पू को दिएला है 9,000 रुपीज का चेक, कौन से बैंक का चेक दिया, ओवरसीज बैंक का। अभी पहले ये सोचने का बाबा साहेब कि ये रिसीट है कि ये पेमेंट है, सबसे पहले तो अपने डॉक्सा में ये लेके आने का कि ये रिसीट है कि ये पेमेंट है साहेब। तो साहेब ये तो पूरी तरह पेमेंट है, क्योंकि तुम पप्पू को पैसे दिए ले हो तो पेमेंट साइड में जाएगा, केसबुक के पेमेंट साइड में। कैसी बातें करते साहेब तुम, बाय पप्पू 9,000 जाएगा ओवरसीज बैंक के कॉलम में। अभी पप्पू आपको डिस्काउंट दिया है ना 1,000 का, वो 1,000 का डिस्काउंट इधर लिखता है। मैं पहले बोलती साहब एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, बाद में मेरे को मस्ती नको बाबा। बहुत बढ़िया, दिस इज अमेजिंग। सो इट्स अ पेमेंट, और आपको अब समझ में आ रहा होगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड ये कॉलम कैश बुक में क्यों आते हैं, बिकॉज ये ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। कहा बिटवा कहा बिटवा, हाँ मुन्ना सवास। अब हम देखत रही ट्रांजैक्शन नंबर 9, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। का चयन किए हो रंजीत बबुआ, बहुत ही बढ़िया चयन किए हो।
अभी 9 नंबर का ट्रांजैक्शन देखिएगा बेटवा, ये 9 नंबर का ट्रांजैक्शन है, विड्रू ₹5,000 फ्रॉम ओवरसीज बैंक। शाबाश शाबाश, जरा अपने ससुरा दिमाग पर जोर डालिए और हमको बताइए ई ससुरा ट्रांजैक्शन कौन ट्रांजैक्शन है? ही है ससुरी जर्नल एंट्री। शाबाश बेटवा शाबाश, क्या बात किए हो बेटवा, जय बात। ये है ससुरा जर्नल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, विड्रू ₹5,000 फ्रॉम ओवरसीज बैंक। जरा एंट्री बोलिएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ओवरसीज बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट मतलब कैश बुक क्या डेबिट साइड में, कैश बुक का डेबिट साइड में, कैश अकाउंट डेबिट टू ओवरसीज बैंक अकाउंट क्रेडिट टू ओवरसीज बैंक। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्रेडिट साइड में जाइएगा और लिखिएगा बाय कैश अकाउंट ओवरसीज बैंक कॉलम में 5,000। और भूलिएगा मत, ये कुंभ का मेला में बिछड़ जाएगा दोनों बिटवा। एक एक गले में लॉकेट डालिएगा शी नाम का, हाँ शी नाम का लॉकेट, कहीं बिछड़ गए तो जीपीएस का ट्रैक से पकड़ लेंगे हम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर आपकी एक्टिंग सुनकर मम्मी कह रही है पढ़ रही है ना। रिया जी मम्मी को मेरे तरफ से प्रणाम कीजिएगा। सर कन्नड़ा 1 2 2 मरवाएगा क्या भाई? इतनी अच्छी नहीं आती है कन्नड़ा मुझे, थोड़ी बहुत आती है, वो भी विवान से सीखी है मैंने, क्योंकि विवान वाज गोइंग अटेंडिंग स्कूल इन बैंगलोर, सो या आई न्यू 1 2 2 9 2, इतना ही आता है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। यार देखो सिंपल सी चीज है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है ना कि आप जो मेरे सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो ना, बहुत मेहनत कर रहे हो। आपकी लाइफ में इतनी सारी टेम्पटेशंस हैं, उन सबको छोड़कर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पर मेरे सामने बैठे हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं दिल से कह रहा हूँ, आपको बटरिंग नहीं लगा रहा हूँ। बटरिंग लगाकर आपने क्या करना है, कुछ नहीं, आपको दिल से मैं सल्यूट करता हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब एक टीचर होने के नाते ना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको ये महसूस कराऊं कि आपकी ये जो क्लासेस है ये सिर्फ क्लासेस नहीं है, ये फन है। मैं आपको ये महसूस कराऊं कि आपको रिग्रेट नहीं करना है कि आपके दोस्त बाहर जाकर मॉल्स में घूम रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पार्टीज कर रहे होंगे, और हम लोग देखो यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए टीचिंग, लर्निंग, स्टडीइंग एक फन फील्ड एक्सपीरियंस बना दूं। मैं चाहता हूं कि कभी किसी दिन मेरी क्लास ना हो तो उस दिन ना आप मुझे मिस करें। मैं चाहता हूं कि सामने से वो ऐसा एक दिन आए जिस दिन यार रेज अ हैंड में मुझे पूरे 100 बच्चों के हाथ ऊपर दिखे जो अभी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। 100 बच्चे तो अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं, तकरीबन 4 गुना बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं। अब रिकॉर्डेड वालों पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, बट जो लाइव देख रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि यहाँ बच्चे सब जने हाथ ऊपर करके बैठें और कहें कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जिस दिन मैं आपसे बात करूं उस दिन आप खुश हो, उस दिन आप कहें कि सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, मैं आपकी कुछ सुनना चाहता हूं, अपनी कुछ बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस दिन मैं आपसे बात ना करूं आप मुझसे नाराज हो, मतलब प्यार वाला नाराज हो, और मुझसे शिकायत करें कि सर आपने मुझसे बात क्यों नहीं की। मैं चाहता हूं कि ये प्रेमलाल पटेल को आप क्लास के बाहर निकालकर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दे। ये लड़का रोज एक कांटा लेकर आता है और मेरी टोई में चुबाता है, डेली का इस लड़के का मैटर है। तो मैं कह रहा हूं आप ये प्रेमलाल का बहिष्कार करें। मुझसे सवाल पूछ रहा है पीडीएफ कैसे होता है, प्रेमलाल तेरे सवाल का जवाब है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। भूला। ठीक है, सो मैं चाहता बहुत सिंपल सी चीज़ हूँ, मैं चाहता बहुत सिंपल हूँ कि हमारी ये जो बैच है, हमारा ये जो सफ़र है ना, ये एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस बन जाए आप लोगों के लिए और मेरे लिए। ठीक है, दैट्स ऑल आई वांट। आई डोंट थिंक मैं कुछ ज़्यादा चाहता हूँ, है ना। अब इसके लिए मुझे एक एक्टर बनना पड़े, सिंगर बनना पड़े, और एंटरटेनर बनना पड़े, स्टैंड अप करना पड़े, जो करना पड़े वो मैं करूँगा, और धीरे धीरे मेरे बारे में जानेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, चलो नाउ a demand draft was purchased for ₹3,000 by paying cash from a bank after paying ₹2 towards their charges and paid the electricity department as deposit. अब ये स्टेटमेंट में ना मुझे 2 वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। कौन से हैं वो 2 वर्ड्स? पहला वर्ड तो है डिमांड ड्राफ्ट और दूसरा वर्ड है डिपॉजिट।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपॉजिट? ये प्रेमलाल ना बड़ा शैतान बच्चा है, बहुत ही नॉटी नटखट। प्रेमलाल का एग्जाम्पल लेते हैं, डिपॉजिट वर्ड समझते हैं, प्रेमलाल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एंड मैं अभी बता रहा हूं, ये उदाहरण बिल्कुल काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी समानता नहीं। अगर फिर भी किसी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है। तो अब उदाहरण लेते हैं, ये है हमारा प्रेम भाई, है ना, प्रेम भाई, लंबे लंबे हाथों वाला, कानून से भी लंबे हाथ, जो रोज मुझे परेशान करता है यहाँ पे आके। और आज तो बहुत ही बेहूदगी की लिमिट कर दी, सवाल पूछा पीडीएफ कैसे ओपन करना है, ये बात माँ कसम मन कर रहा है कूद जाऊं अभी के अभी, कूदूंगा नहीं, अलग बात है, सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। प्रेमलाल जाते हैं वाटर पार्क में, ध्यान से सुनिएगा, प्रेमलाल जाते हैं वाटर पार्क में, ध्यान से सुनिएगा। वाटर पार्क में है सख्त नियम कि भैया आपको अगर वाटर पार्क में जाना है तो आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही जाना पड़ेगा, मतलब कुछ तो पहनना पड़ेगा लेकिन कुछ भी पहनकर नहीं जा सकते, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही जाना पड़ेगा। अब प्रेमलाल हमारे भैया बोले कि भैया हम तो कॉस्ट्यूम लेकर नहीं आए, अब हम कैसे करेंगे? तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम, वो जो वाटर पार्क वाले हैं, वो वाटर पार्क बोले कि भैया चिंता मत करो, परेशान मत होइए प्रेम भैया, हमारे पास यहां पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम है जो हम किराए पे देते हैं। तो प्रेम भैया बोले भैया कितना किराया? तो भैया 100 रुपया किराया है और 300 रुपया का डिपॉजिट है। तो हमारे प्रेम भैया पूछे मतलब 400 रुपया का खर्चा है टोटल। वो अम्यूजमेंट पार्क वाटर पार्क वाला बोले नहीं नहीं भैया गलत समझ रहे हो, खर्चा 100 रुपया का ही है पर 300 रुपया डिपॉजिट है। हमारे प्रेम भैया वापस बोले, देखो प्रेम भैया अकेले हमको परेशान नहीं करते, प्रेम भैया मम्मी को भी परेशान करते, पापा को भी परेशान करते, अपने गली के टॉमी को भी परेशान करते, सबको परेशान करते। तो प्रेम भैया वापस जाकर सवाल पूछते हैं मतलब 400 का खर्चा हुआ ना? वाटर पार्क बोले वापस नहीं, 100 का ही खर्चा है, 300 रुपया जमा है, डिपॉजिट जमा। प्रेम भैया बोले जमा कौन बात का जमा है भाई, काहे का जमा है भाई, किस बात का जमा? तो वाटर पार्क वाले भैया बोले ये देखो प्रेम भैया हम आपको समझावत हैं, अभी हम आपको देंगे यहाँ पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम, समझ रहे हैं, जो भी है जैसा भी है हम आपको देंगे यहाँ पर ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अभी ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम हमारा है, हम ओनर हैं, अभी आप हमारा ये कॉस्ट्यूम यूज करेंगे। अभी कॉस्ट्यूम आपका यूज करने के बाद हमको उसको वापस धोना पड़ेगा, स्टरलाइज करना पड़ेगा, पूरा उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा, उस सब में हमारा थोड़ा खर्चा आएगा। उसके लिए हम आपसे उस स्विमिंग कॉस्ट्यूम का 100 रुपीज रेंट चार्ज करते हैं। कितना? 100 रुपीज का रेंट। लेकिन हम उसके साथ साथ आपसे 300 का डिपॉजिट लेते हैं। अभी प्रेम भैया वापस पूछे, प्रेम भैया सुधरेंगे नहीं, प्रेम भैया वापस पूछेंगे कहां है? तो वो बोलते हैं भैया देखिए तुम आपसे संबोधन करते हैं, तुम ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। प्रेम भैया आप अपने घर से रूपा पहन के आए हैं, अभी यहाँ पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे, अपनी 25 की रूपा यहाँ छोड़कर चले गए और अगर हमारे 300-400 रुपए का कॉस्ट्यूम लेकर चले गए तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना प्रेम भैया, समझ रहे हो? मतलब ऐसे बहुत लोग करते हैं सच में, अपनी पर्सनल रूपा को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं और 300 रुपए का कॉस्ट्यूम साथ में लेकर चले जाते हैं। मतलब वो बोले हम धारण किए थे, धारण किए हुए ही निकल लिए बाहर, साथ में निकल लिए। अब वो वाटर पार्क वाले का नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। तो वाटर पार्क वाला बोलता है भैया आप 300 रुपया हमारे पास जमा करवाइए, वाटर पार्क की सुविधाएं इस्तेमाल करने के बाद पानी में छप 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 टिप टिप बरसा पानी करने के बाद वापस इधर आइएगा, अपनी रूपा ले जाइएगा, हमारा कॉस्ट्यूम ले जाइएगा और 300 रुपया वापस ले जाएगा। मतलब ये 300 रुपए रिफंडेबल डिपॉजिट है। कैसा डिपॉजिट है बेटा जी? रिफंडेबल डिपॉजिट। ये रिफंडेबल डिपॉजिट हमारी क्या होती है? एसेट होती है। लेकिन क्या 100 रुपए भी वापस मिलेगा क्या? मुझे जवाब दो। ये जो 100 रुपीज पे किया है रेंट का, क्या ये 100 रुपीज वापस मिलेगा? नहीं, ये आपका खर्चा है। किस चीज का खर्चा है? क्योंकि इट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर गारमेंट। आपने वो यूज किया है, आपके यूजेज के बाद उनको धोना पड़ेगा, तो वो यूज करने का चार्जेस है, वो रेंट है आपका, वो खर्चा है आपका। लेकिन ये जो डिपॉजिट है ये खर्चा नहीं है, ये आपकी एसेट है।
जब भी आप उनको उनका गारमेंट वापस कीजिएगा आपको आपका डिपॉजिट मिल जाएगा। मैटर खत्म खत्म खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी ही नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत सारी जगह पे ऐसे डिपॉजिट्स लिए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीटर का डिपॉजिट होता है, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा के जाते हैं, आपको एक मीटर दे के जाते हैं, वायरिंग होती है, उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हैं आपसे। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है, ये वायरिंग होती है, ये आपका नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का होता है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर को डैमेज पहुंचाया तो नुकसान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का होगा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपसे पहले उसका क्या लेके रखता है, डिपॉजिट लेके रखता है। आप बोलिंग का गेम खेलने जाते हैं ना, बोलिंग का गेम खेलने, तो बोलिंग के जो गेम का फ्लोर होता है, बोलिंग फ्लोर होता है, वहां पे एंटी स्किड शूज यूज होते हैं। ये एंटी स्किड शूज आपको वहां से किराए से लेने पड़ते हैं। ये एंटी स्किड शूज जब आप किराए से लेते हैं तो यू पे मनी फॉर रेंट एज वेल एज फॉर डिपॉजिट, बिकॉज द शूज आर एक्सपेंसिव। एट टाइम्स इट हैपन दैट पीपल, अपने लोग हवाई चप्पल नीली पट्टी की वहां छोड़ चल जाते थे और उसमें वो महंगे वाले जूते पहन के निकल लेते, फिर तो बोलते गलती से आ गया था। नाना नानी पार्क समझ रखे हो क्या, गलती से आ गया था। उनका कितना नुकसान होता है, तो वो डिपॉजिट लेके रखते हैं। आप घर किराए से लेते हैं, डिपॉजिट देना पड़ता है। आप दुकान किराए से लेते हैं, डिपॉजिट देना पड़ता है। मोबाइल कनेक्शन लेते हैं, डिपॉजिट देना पड़ता है। डिपॉजिट इज व्हाट इट इज ओनली फॉर सेफ्टी, टू कवर फ्यूचर चार्जेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस, कंटिजेंसी। समझ में आया? तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया है जिसके लिए आपको 3,000 रुपए का डिपॉजिट देना है। पहले वर्ड का मतलब समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे वर्ड पे। ये 3,000 रुपए का डिपॉजिट आपको देना है थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। नाउ व्हाट इज दिस डिमांड ड्राफ्ट? डिमांड ड्राफ्ट का मतलब होता है इट इज अ प्रीपेड चेक। देखो दोस्तों, अगर आपको चेक चाहिए तो आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। मतलब चेक किसके पास होता है? चेक सिर्फ और सिर्फ अकाउंट होल्डर्स के पास होता है। अगर किसी का बैंक में अकाउंट नहीं है, इफ समवन इज नॉट हैविंग अ बैंक अकाउंट, तो दोस्त उसके पास तो चेक भी नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट, उसके पास चेक ही नहीं होगा। समझ में आया? बट अगर किसी को चेक चाहिए विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट तो फिर क्या होगा? तो फिर बेटा जी उसको बैंक में जाकर पहले कैश में पैसा देना पड़ेगा और बैंक चेक की तरह एक इंस्ट्रूमेंट देगा जिसको कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट, जिसके लिए बैंक कुछ चार्जेस भी चार्ज करेगा। तो यहां पर हुआ ये कि आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में डिपॉजिट देना है 3,000 का। आप बैंक में जाकर कैश पे करते हो, बैंक आपको डिमांड ड्राफ्ट देता है और इस डिमांड ड्राफ्ट के लिए बैंक 2 रुपए का कमीशन चार्ज करता है। बेटा जी ये ट्रांजेक्शन है पेमेंट का। पेमेंट इज डन इन कैश, पेमेंट इज डन इन कैश। वन पेमेंट ऑफ 3,000 is done for electricity deposits and one payment of 2 rupees is done as a bank charges. So you come on the payment side of the cash book, you write down by electricity deposit, by bank charges, in cash column 3,000 and then 2 rupees. Check all of you. Is this clear to all of you? क्या ये सबको क्लियर हुआ? पक्का चेक करें सभी जने 100%। चलूं मैं आगे? बहुत बढ़िया। Interest of rupees 122 and rupees 50 was credited and debited respectively by the overseas bank and national bank. अब यहां पर वापस एक स्टेटमेंट में दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है? तो जो पहले आ रहा है उसको मैं हाईलाइट करता हूं। इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 122 एंड रुपीज 50, तो रुपीज 50 बाद में आ रहा है, उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूं। वॉज क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, पहले क्रेडिटेड दूसरा डेबिटेड रिस्पेक्टिवली बाय द ओवरसीज बैंक एंड नेशनल बैंक। पहली किसका नाम है? ओवरसीज बैंक का, दूसरा किसका नाम है? नेशनल बैंक का। ठीक है, अब आप छान लेना, ये क्वेश्चन कहीं नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया है आप लोगों के लिए टू एक्सप्लेन इन अ बेटर मैनर। बहुत अमेजिंग है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जो पहले 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 लिखा है उसको पढ़ते चलेंगे। इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 122 वॉज क्रेडिटेड बाय द ओवरसीज बैंक। थोड़ा समझते हैं इसको, थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। क्या आपको पता है कि इंटरेस्ट जो होता है ना, वो इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। कैसे? अगर है इंटरेस्ट पेड तो वो हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, और अगर है इंटरेस्ट रिसीव्ड तो वो हमारी इनकम है। इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? एक्सपेंस को तो खर्चा कहते हैं, इनकम को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ गए
भाई, आय, आय कहते हैं, हाँ आय, इनकम हमारी आय है, आमदनी है। अरे भाई कहाँ था भाई, आमदनी, कमाई है, वाह। कभी कभी होता है ना ऐसे वर्ड स्लिप हो जाते हैं आपके माइंड से, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसका नेचर क्या होगा बेटा जी, नॉमिनल अकाउंट होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ऐसा ही सेम ट्रीटमेंट डिविडेंड सॉरी डिस्काउंट का भी होता है। डिस्काउंट पेड भी हो सकता है मतलब अलाउड, और डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट होगा, है ना। तो यहां पर आपसे कहा है कि 122 रुपीज का इंटरेस्ट जो है इट वॉज क्रेडिटेड बाय द ओवरसीज बैंक। क्रेडिटेड का मतलब क्या है, रिसीव्ड है। कैसे पता चला, ये देखो, इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है मतलब इंटरेस्ट रिसीव होता है 122 रुपए का। तो रिसीट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट इन ओवरसीज बैंक कॉलम 122। समझ में आया सभी को। इंटरेस्ट क्रेडिटेड का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, और इंटरेस्ट डेबिटेड का मतलब है इंटरेस्ट पेड। अब समझो, इंटरेस्ट ऑफ ₹50 was debited in the national bank. इंटरेस्ट ऑफ ₹50 was debited in the national bank. क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट जो डेबिट होता है मतलब मेरा खर्चा है, मतलब मेरा पेमेंट है। कम टू द पेमेंट साइड बाय इंटरेस्ट, नेशनल बैंक कॉलम 5050। चेक ऑल ऑफ यू, क्लियर, नो प्रॉब्लम संगमेश, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, an amount of 1500 was withdrawn from overseas bank and salary is paid to that extent. अब यहाँ पर अगर आप वापस देखेंगे ना, आपको दो ट्रांजेक्शन्स नजर आएंगे, बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से पढ़ना। An amount of 1500 was withdrawn from overseas bank and salary is paid to that extent. मतलब ये है कि आपने सबसे पहले बैंक से जाकर 1500 रुपए विड्रॉ किए। An amount of 1500 is withdrawn from the overseas bank. कॉन्ट्रा एंट्री, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ओवरसीज बैंक अकाउंट। चेक करिए, कैश के डेबिट में टू ओवरसीज बैंक आपने ऑलरेडी लिखा है, और ओवरसीज बैंक के क्रेडिट में बाय कैश 1500, एंड देन सैलरी इज पेड टू दैट एक्सटेंट। और फिर आपने 1500 रुपए की सैलरी पे की। अब ये सैलरी कैसे पे की होगी, कैश में ही पे की होगी, क्योंकि आपने पहले बैंक से कैश निकाली है और फिर सैलरी पे की है। एंट्री होती है बेटा जी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। किसी के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू ओवरसीज बैंक अकाउंट, मतलब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं कि पहले हमने ओवरसीज बैंक में से जाके कैश विड्रॉ किया और उसके बाद में फिर हमने सैलरीज पेड किया, ऐसा क्यों किया? पहली बात, क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं है, और दूसरी बात, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कब होता है? आपने देखा है कि डे वेजेस वाले मजदूर होते हैं, डेली वेजेस वाले मजदूर। डेली वेजेस मतलब जो रोजंदारी पे होते हैं, जिन लोगों को हमें हमाली देनी पड़ती है, समझ में आ रहा है, जिन लोगों को हमें डेली वेजेस देने पड़ते हैं, रोज काम करते हैं, रोज के रोज वेजेस ले जाते हैं, उनको कहते हैं डेली वेजेस वाले मजदूर। आई होप ये क्लियर है। अब ये जो डेली वेजेस वाले मजदूर होते हैं, इन मजदूरों को जनरली कैश में ही पेमेंट करना पड़ता है। वी डोंट हैव अ चॉइस, वी हैव टू मेक पेमेंट कंपल्सरी इन द कैश ओनली। समझ में आ रहा है, कंपल्सरी कैश में ही पेमेंट करना पड़ता है। तो आपने पहले बैंक से जाके कैश निकाला और फिर उन लोगों को पेमेंट किया, है ना, कैजुअल वर्कर्स। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट रिया, ठीक है। फिर देखो अगला ट्रांजेक्शन वही है जो आप सोच रहे हो, मैनेजर सैलरी ऑफ 1000 पेड बाय चेक ड्रॉन ऑन नेशनल बैंक। अब यहां पर मैटर क्लियर है, मैनेजर की सैलरी जो है 1000 इट इज पेड बाय चेक ड्रॉन ऑन नेशनल बैंक। अब ये ट्रांजेक्शन क्लियर है। अब आपने मैनेजर को सैलरी सीधा कैसे पे की है, स्ट्रेट अवे सैलरी इज पेड बाय चेक ड्रॉन ऑन द नेशनल बैंक। अब यहां पर क्या आपने पहले कैश निकाला है? नहीं, आपने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया है। तो एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, मैनेजर सैलरी अकाउंट डेबिट टू नेशनल बैंक अकाउंट क्रेडिट। So buy manager salary, national bank column 1000. So you need to just have a little broad understanding as compared to what you had in 11th and 12th. Guys, try to understand in 11th and 12th you were just introduced to accounting. If you are in 11th, you are just introduced to accounting. Now in CA, you need to have a broader perspective. It's just like जब कोई बंदा डॉक्टर बनता है तो MBBS में जनरल चीज़ें सिखाई जाती है, फिर 5 साल MBBS करने के बाद वो MS या MD करता है, स्पेशलाइजेशन करता है, कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, ऑन्क्रोनोलॉजिस्ट बनता है ना, न्यूरोलॉजिस्ट बनता है,
तो वो अपनी एक स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में पढ़ता है, ही डज स्पेशलाइजेशन इन दैट। आप समझ रहे हैं? जब तक आप एमबीबीएस करते हैं आप एक फिजिशियन बनते हैं, जनरल डॉक्टर बनते हैं ना, आप किसी चीज में स्पेशलाइज नहीं होते हैं। तो 11th-12th की जो अकाउंटिंग है, इट्स लाइक एमबीबीएस, एंड नाउ व्हाट यू आर स्टडीइंग इज अ वेरी स्पेशल अकाउंटिंग, है ना? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ओवरसीज बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 1250 एंड सेंट अ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब हम कल या परसों की क्लास में देखेंगे, अभी के लिए समझिए। ओवरसीज बैंक कलेक्टेड डिविडेंड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड इज एन इनकम ऑन शेयर्स। आपको पता होगा शेयर, स्टॉक, ये वो सारी चीज़ों के बारे में। तो आप जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो कंपनी अपने शेयर्स पे आपके साथ कुछ इनकम शेयर करती है, उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं बेटा जी? डिविडेंड। तो डिविडेंड इज एन इनकम ऑन शेयर विच इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू योर बैंक। आपके हाथ में कैश में नहीं आता है, सीधा बैंक में आता है ना? तो ये जो डिविडेंड है ये कलेक्ट किया गया है 1250 रुपए, 1250 रुपीज। जर्नल एंट्री क्या होगी ध्यान से देखिएगा, ओवरसीज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये रिसीट है तो ओवरसीज बैंक के डेबिट में जाएगा। और लास्ट है, एन अमाउंट ऑफ 1500 वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओवरसीज बैंक टू द नेशनल बैंक। 1500 रुपए आपने ट्रांसफर किए हैं, कहां से कहां ट्रांसफर किए? फ्रॉम ओवरसीज बैंक टू नेशनल बैंक। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? देखो, बैंक अकाउंट का नेचर होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको ये आइडेंटिफाई करना है विच बैंक इज द रिसीविंग बैंक एंड विच बैंक इज द गिविंग बैंक। An amount of 1500 was transferred from the overseas bank, ध्यान से समझना, from the overseas bank to the national bank। मतलब नेशनल बैंक है रिसीवर, ओवरसीज बैंक है गिवर। नेशनल बैंक है रिसीवर, ओवरसीज बैंक है गिवर। तो नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू ओवरसीज बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो नेशनल बैंक के डेबिट साइड में आएगा टू ओवरसीज बैंक 1500, है ना? और ओवरसीज बैंक के क्रेडिट में जाएगा बाय नेशनल बैंक 1500। चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस और नो? चेक ऑल ऑफ यू। सारे ट्रांजैक्शंस एक्सप्लेन हो गए। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। I'll erase all these tick marks. Is it done, all of you? Is it clear to all of you? Very good, fantastic, wonderful, fantabulous. Now understand. Now we have to close these columns, we have to close these balance, we have to close these ledger accounts. तो आप ये लिखेंगे अपने रजिस्टर में आके जो मैं लिख रहा हूँ। ना क्योंकि कैश बुक जो है वो एक लेजर अकाउंट की तरह है, तो उसको कैसे क्लोज किया जाता है उसके सिंपल 3 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, है ना? स्टेप नंबर 1, टेक थ्योरेटिकल टोटल्स ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स मतलब डेबिट साइड एज वेल एज ऑन क्रेडिट साइड। तो कैश बुक के डेबिट की और कैश बुक के क्रेडिट की हमें टोटल लेंगे। टेक थ्योरेटिकल टोटल्स ऑन बोथ द साइड्स, दैट्स स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, राइट ग्रेटर टोटल ऑन बोथ द साइड्स। अब जिस भी साइड की टोटल ज्यादा होती है, चाहे डेबिट की हो या क्रेडिट की हो, वो टोटल हम दोनों साइड में लिखेंगे ना। अगर डेबिट की टोटल ज्यादा है क्रेडिट से तो वही टोटल को हम डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखेंगे, और अगर क्रेडिट की ज्यादा है तो क्रेडिट और डेबिट दोनों में लिखेंगे। और फिर आता है स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर ऑन द शॉर्टर साइड। और जिस साइड की टोटल कम है ना
वहाँ का हमें बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना होता है। जिस भी साइड की टोटल कम होती है वहाँ का बैलेंसिंग फिगर हमें फाइंड आउट करना होता है। एक और चीज़ ध्यान रखना, किसी भी लेजर अकाउंट में दो टाइप के बैलेंसेस होते हैं। अगर किसी भी लेजर अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल उसके क्रेडिट साइड की टोटल से ज़्यादा होती है तो वो अकाउंट कौन सा बैलेंस कहलाता है? एन अकाउंट विद डेबिट बैलेंस। और अगर कभी किसी लेजर अकाउंट के क्रेडिट की टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा होती है तो वो अकाउंट में कौन सा बैलेंस कहलाते हैं? क्रेडिट बैलेंस कहलाते हैं। अब अगेन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जनरली ऐसा होता है कि जो भी एसेट्स और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका डेबिट बैलेंसेस होते हैं और जो भी लाइबिलिटीज़ और इनकम्स होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। पर्सनल अकाउंट का कुछ भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का बहुत क्लियर है, एसेट्स का डेबिट होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट होता है। चेक ऑल ऑफ यू। करेक्ट? क्लियर? पक्का? चलें आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड शफिक। नाउ हम लोग ना अब इस कैश बुक को क्लोज करेंगे। सबसे पहले कैश कॉलम को क्लोज करेंगे, यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है? कैश बुक को क्लोज करेंगे, सबसे पहले कौन से कॉलम को? कैश कॉलम को क्लोज करेंगे। तो कैश बुक के कैश कॉलम को कैसे क्लोज किया जाए? तो 3 स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले टेक टोटल ऑन द डेबिट साइड। लेट्स टेक टोटल ऑन द डेबिट साइड प्लस 14,500 प्लस 5,000 प्लस 1,500। चेक करिए डेबिट की टोटल ये है क्या? 34415। कैश बुक के डेबिट की टोटल 34415 है क्या? ठीक है, ये डेबिट की टोटल है। अब हम लेंगे कैश बुक के क्रेडिट की टोटल। क्रेडिट की टोटल लेना है विदाउट बैलेंस है, ये तो बैलेंसिंग फिगर है। सपोज हमें बैलेंस नहीं पता तो क्रेडिट की टोटल लेंगे। तो 45 रुपये, 15 रुपये, नहीं 15 नहीं 16 रुपये, उसके बाद 10,000, 5,000, 3,000, 2 रुपये और 1,500 रुपये। क्रेडिट की टोटल इतनी आ रही है क्या? चेक करो, 19,563। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? टेक थ्योरेटिकल टोटल्स ऑन बोथ द साइड्स। डेबिट की टोटल है 34415, क्रेडिट की टोटल है 19,563। अब दोनों में से कौन से साइड की टोटल ग्रेटर है? डेबिट साइड की। तो स्टेप नंबर 2 क्या था? राइट डाउन ग्रेटर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, वो भी हमने लिखा। और फिर स्टेप नंबर 3 है फाइंड आउट द बैलेंस। बैलेंस का मतलब 34415 में से हमें क्या करना है? ये 19,563 माइनस करना है। तो 3441945 में से माइनस कर दिया। चेक करिए इज इट कमिंग दिस मच, और चेक करिए क्या इतना ही बैलेंस है? 14852। आर यू हैविंग दिस बैलेंस? चेक ऑल ऑफ यू। आर यू हैविंग दिस बैलेंस? चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिमिलरली नेशनल बैंक की टोटल लेते हैं डेबिट साइड की। 1250 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500। नेशनल बैंक के डेबिट की टोटल 17750 है क्या? चेक करो, 17750। नेशनल बैंक के क्रेडिट की टोटल 11,240 प्लस 5 प्लस 50 प्लस 1,000। ये टोटल है क्या? 12295 क्रेडिट साइड की, सिवाय बैलेंस के। तो डेबिट की टोटल मुझे ज़्यादा दिख रही है, -17750। चेक करो इतना बैलेंस आ रहा है क्या? 5455। यस, परफेक्ट। सिमिलरली ओवरसीज बैंक का कॉलम भी क्लोज होगा। डेबिट की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट में लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे। प्लीज आई वांट एवरीवन टू डू इट ऑन कैलकुलेटर। आई वांट ईच एंड एवरीवन टू डू इट ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर्स खरीदे हैं, आज़ादी से बिंदास यूज़ करो। और प्लीज़ अपने कैलकुलेटर्स को थैली वैली में से बाहर निकालो यार, कम ऑन। मतलब कैलकुलेटर है यार आपकी, इतना मतलब इतना पजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर्स के साथ। कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, नया आ जाएगा यार, कौन सी बड़ी बात है।
चेक करो। अब समझना, डिस्काउंट कॉलम को हम क्लोज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डेबिट में जो डिस्काउंट कॉलम है वो है डिस्काउंट गिवन, और क्रेडिट में जो है वो है डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये दो अलग अलग लेजर अकाउंट है। तो डिस्काउंट कॉलम की हम सिर्फ टोटल लेते हैं, तो डेबिट की टोटल है 500, क्रेडिट की टोटल है 1000। देखो क्या लिखा है मैंने, टोटल डिस्काउंट गिवन ऑफ 500 विल बी ट्रांसफर्ड टू डिस्काउंट गिवन अकाउंट, एंड टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 1000 विल बी ट्रांसफर्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। वी डोंट क्लोज डिस्काउंट कॉलम, चेक ऑल ऑफ यू। हम कभी भी डिस्काउंट कॉलम को क्लोज नहीं करते हैं, है ना, उसको बैलेंस नहीं करते हैं, क्योंकि वो दो अलग अलग अकाउंट्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ डेबिट में जो कैश और कैश क्रेडिट में कैश दिख रहा है ये एक ही लेजर अकाउंट है। डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ नेशनल बैंक इज वन अकाउंट, एंड डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ओवरसीज बैंक इज वन अकाउंट, बट डिस्काउंट गिवन इज अ सेपरेट अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ सेपरेट अकाउंट। Done all of you till here? Perfect. Clear? Okay, just give me 1 minute. मैं इसको iPad को रिकनेक्ट करता हूँ। क्लियर हो गया ना बेटा जी यहाँ तक सबको? अब हम पेटी कैश बुक पे जाते हैं। We'll understand a new concept, the concept of petty cash book. हाँ अब सही है, there is no lag now. Fantastic. Come to your registers. जिसके पास क्लास बुक है वो क्लास बुक में लिखेंगे, जिनके पास क्लास बुक नहीं है वो रजिस्टर में लिखेंगे, ठीक है?
Okay, that's all. Take your time, write it down properly. No hurries, no worries. Done, all of you? Shall I explain? Now understand. देखो, आपने कभी कोई ज्वेलरी की दुकान देखी है, सोने चांदी की दुकान, ठीक है? अब किसी भी ज्वेलरी की दुकान में अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यार ज्वेलरी की दुकान में जो कैशियर होता है वो कितने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स करता है, क्योंकि ज्वेलरी यार काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम है, लाखों रुपए का व्यवहार वो करता है। मतलब ही सो प्रोटेक्टेड, उसके आगे नोट गिनने की मशीन होती है, सारी चीज़ें होती है, क्योंकि करोड़ों का व्यापार वो करता है। अब आप इमेजिन करिए कि वो किसी कस्टमर की कैश गिन रहा है, ठीक है? किसी कस्टमर ने एक सॉलिटेयर खरीदा है, 50 लाख रुपए का है, ज़्यादा महंगा नहीं है, जतिन सर, स्वाति मैम और निशान सर टाइप लोगों के लिए, ठीक है? अपन तो देखो नॉर्मल आदमी, ठीक है, नॉर्मल, अपन ही तो बात अलग है, अपन सेम टाइप के लोग भाई, मिडिल क्लास। 50 लाख रुपए का सॉलिटेयर खरीदा इन्होंने, तो इन्होंने कैश में पेमेंट किया। अब जतिन सर तो आपको पता ही है सारी ब्लैक की इनकम है, तो कैश में पेमेंट करते हैं। वो कैशियर कैश गिन रहा है 50 लाख रुपए, इतने में वो चाय वाला छोटू आता है और कहता है, साहब जी चाय के पैसे 20 रुपए। अब वो कैशियर 500 की नोट गिन रहा था और उसी के बीच में ना ये छोटू आकर इंटरप्ट कर देता है कि साहब जी चाय के 20 रुपए, और वो अपनी गिनती भूल जाता है। वो 20 रुपए देने के चक्कर में 500 रुपए की बंडल जो है वो पूरा टेबल पे बिखर जाता है, क्योंकि फैन चल रहा है, हवा उड़ रही है, नोट एक आधा नोट इधर उड़ गया। आपको नहीं लगता इससे बहुत नुकसान हो जाएगा? डोंट यू थिंक सो? इससे बहुत नुकसान हो जाएगा, सर्टनली बहुत नुकसान हो जाएगा यार। तो फॉर बेटर कैश मैनेजमेंट, इट्स जस्ट मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम स्कूल में अलग अलग बुक्स क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा काम ऑर्गेनाइज रहे। फिर एक लेवल के बाद में, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की भी 2 बुक्स बनाते हैं, एक इंग्लिश लिटरेचर की, एक इंग्लिश ग्रामर की। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हम सिस्टमैटिक काम करें। तो फॉर डूइंग द वर्क सिस्टमैटिकली, फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन, बेटर मैनेजमेंट, स्पेशली कैश मैनेजमेंट, हेड कैशियर क्या करता है? जो मेन कैशियर होता है ना, उसको कहते हैं हेड कैशियर। वो अपना एक सबॉर्डिनेट अपॉइंट करता है। सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर, सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर कैशियर को अपॉइंट करते हैं, और उसको कहते हैं भैया तू एक काम कर भाई, तू ना हर रोज सुबह आकर मुझसे 1000 रुपए ले जाया कर, और ये जितना भी चिल्लर चालर खर्चा है ना, चाय का, पेपर का, किसी को टिप देनी है, फूल माला लानी है भगवान के लिए, ये सब ना भाई तू मेरे पास मत भेजा कर। मैं तेरे को डेली सुबह 1000 रुपया दे दिया करूंगा, तो 1000 रुपए से दिन भर ये चिल्लर खर्चे करा कर। चिल्लर खर्चे मतलब पेटी एक्सपेंसेस। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक पेटी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस पेमेंट्स। क्योंकि यार देखो यार, ये चिल्लर चालर खर्चों के लिए अगर सब हेड कैशियर के पास आने लगे, और जैसे कि मैंने कहा, अगर हेड कैशियर से एक ट्रांजैक्शन मिस हो गया ना दोस्त, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते उसका नुकसान कितना होगा, है ना? बहुत नुकसान होगा ना। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसे मत कर, ये चिल्लर चिल्लर पेमेंट तू कर, और इसका हिसाब तू मेंटेन कर। इसका हिसाब जो तू मेंटेन करेगा ना, उसको कहते हैं पेटी कैश बुक। क्या कहते हैं? पेटी कैश बुक। तो पेटी का मतलब हुआ मिसलेनियस, चिल्लर। कैश बुक मतलब कैश बुक। तो पेटी कैश बुक इज नथिंग बट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेन कैश बुक। जैसे आपकी इंग्लिश की बुक में इंग्लिश ग्रामर की बुक है, इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, दो क्यों बनाया? ताकि सिस्टमैटिक काम रहे। वैसे ही पेटी कैश बुक क्यों बनी? ताकि सिस्टमैटिकली काम मेंटेन रहे। ये क्लियर हो गया? अब इसमें एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक? तो आपने, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, जो लिखवाना था वो तो मैंने लिखवा दिया। तो आपने अपने
पेटी कैशियर से कहा कि भाई तेरे पास हर रोज सुबह 1000 रुपए होने चाहिए ताकि तू दिन भर उससे खर्चा करे। डे एंड पे जितना पैसा कम पड़ रहा है मुझसे आके ले जाना। अब ध्यान से सुनना, आप मुझे जवाब देना। आपने पेटी कैशियर को 1000 रुपए दिए, ठीक है, 1000 रुपीज पे किए। अब ये जो 1000 रुपीज आपने पे किए हैं, चला गया, चलो 1000 रुपीज आपने पे किए हैं, उसने आज के दिन में 750 रुपए खर्चा किया और दिन के एंड पे उसके पास 250 रुपए बचे, 250 रुपीज बचे। अब आपने उसको क्या कहा, हर रोज सुबह तेरे पास 1000 रुपए होने चाहिए, जितने कम पड़े मुझसे आके ले जाना। मुझे एक बात बताओ, डे 1 पे शाम को वो आके आपसे कितने पैसे ले जाएगा? हाउ मच मनी विल ही कम एंड टेक फ्रॉम यू एट द एंड ऑफ द डे 1? टेल मी, कितने पैसे ले जाएगा? आपने सिंपल सी चीज कही, बेटा हर रोज सुबह तेरे पास 1000 रुपए होने चाहिए। आपने उसको आज 1000 रुपए दिए, दिन भर उसने खर्चा किया, 750 रुपीज इज एक्सपेंस। द कैश बैलेंस विद हिम एट द एंड ऑफ द डे इज 250 रुपीज। वो आपसे शाम को आकर वापस 750 रुपए ले जाएगा ताकि ये मिलाकर हो जाए 1000 रुपए। अब अगले दिन आपके पास वापस बैलेंस कितना हो गया? 1000 रुपए। अब आप सपोज ये 1000 रुपए में से 900 रुपए खर्च करते हो, आपके पास बचता है 100 रुपए। अब बताओ जरा, हेड कैशियर से कितनी कैश लोगे आप? हाउ मच कैश विल यू टेक रीइंबर्स from the head cashier at the end of day 2? Very good Sandhya, 900. So that again your total becomes 1000. Day 3, again your opening balance is 1000. Now you will do expenses from this 1000. 970 rupees is an expense, 30 rupees is the cash balance. How much money will you take from the head cashier on day 3? Day 3 पे कितना कैश लोगे? सर 30 रुपए ही बचा है ना सर, 970 रुपए लेंगे ताकि वापस बन जाए 1000 रुपए। दिस विल बिकम योर ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ डे 4। सपोज करो डे 4 पे किसी दिन खर्चा ज्यादा हो गया, ये सवाल आएगा आपके तरफ से, देखना मैं नहीं पूछ रहा हूं, आप ही ये सवाल पूछोगे, सर सपोज ज्यादा खर्चा हो गया तो क्या? तो क्या, सिंपल है, ये अपनी जेब से थोड़ी डालेगा, ये हेड कैशियर के पास जाएगा और पैसे मांग लेगा। होता है ना कभी कभी, किसी ना किसी दिन ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो सपोज करो आज का दिन तो चल ही रहा है, पूरा 1000 रुपया खर्चा हो गया, इसके पास कुछ भी बैलेंस नहीं बचा है और खर्चा अभी बाकी है, हेड कैशियर के पास जाएगा, जो बाकी का खर्चा है वो पूरा पैसा ले लेगा, खत्म, मैटर खत्म। तो पेटी कैश एग्जैक्टली क्या है? कुछ नहीं है। पेटी कैश इज नथिंग बट इट इज एन एडिशनल कैश बुक। एक एडिशनल कैश बुक आप मेंटेन करते हैं फॉर बेटर कैश मैनेजमेंट, ताकि मैं अपनी मेन चीज पे ध्यान दूं और ये चिल्लर चालर खर्चे जो है ये देख लेगा, ये वाला कैशियर देख लेगा, मेरे को उसका कोई टेंशन नहीं। समझ में आया आप लोगों को? Have you understood all of you? I hope it is clear to all of you. Correct? तो क्वेश्चन नंबर 2 उसके ऊपर अभी हमने देखना है, वो भी हम देखेंगे। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले मैं यार चलो राइटिंग वर्क तो मैं कल ही करवाऊंगा, राइटिंग वर्क आई वोंट गिव यू एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 एंड राइटिंग वर्क, both of that we will do tomorrow. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं और राइटिंग वर्क भी कल करते हैं। आपने सब लोगों ने लिखा है ना सोल्यूशन पेटी कैश बुक का, ठीक है? दैट वी विल डू टुमारो। ओके गाइस, नाउ बिफोर वी वाइंड अप, टेल मी गाइस, हैव यू एंजॉयड टुडेज क्लास? मजा आया? सबको क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 7, तकरीबन 5 लेक्चर्स और समझ लीजिए बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के, अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स मोर ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन वी विल बी डन। करेक्ट? चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। और आज से ना एक एक्टिविटी चालू करते हैं, ध्यान से सुनना। एक्टिविटी आज से ये चालू करते हैं कि आज आप दिन भर में जो भी पढ़ेंगे ना उसकी शाम को करेंगे रिपोर्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप बना है, सबको पता है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कहाँ है? ये जो ट्रैकर है देखो, ट्रैकर के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है। तो जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, जो भी लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप ये व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है? सारे टीचर्स एडेड है, निशान सर हैं, मैं हूँ, स्वाति मैम है, जतिन सर है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। डेली का मुझे हर बच्चे से एक मैसेज चाहिए, ठीक है? सबसे पहले पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग, तो आप मैसेज में लिखेंगे अकाउंटिंग, ठीक है? फिर अगली लाइन में लिखेंगे कि आज आपने अकाउंटिंग कितनी बजे से कितनी बजे तक पढ़ा। जैसे देखो अभी जतिन सर की तो क्लास नहीं हो रही है, सर घूम रहे हैं, मॉलडीव्स में है,
तो अभी मेरी क्लास के बाद आप फ्री हैं, 12:30 बजे फ्री हो जाएंगे, ठीक है। सपोज करिए एक रफ थॉट है, आज आप 2 बजे से लेकर बैठ रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, सपोज 3:30 बजे तक, अकाउंटिंग 2:30 PM, 2 PM to 3:30 PM। ब्रैकेट में आप इसका ड्यूरेशन लिखेंगे, कितने मिनट्स पढ़ा है आपने, तो 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट्स, ठीक है। और फिर बाद में नीचे आप लिखेंगे कि अकाउंटिंग में आज आपने क्या क्या पढ़ा, व्हाट ऑल हैव यू स्टडीड, वो आप यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली लिखेंगे। ये क्लियर हुआ। फिर आप लिखेंगे लॉ, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ा, ब्रैकेट में लिखेंगे कितने मिनट्स आपने लॉ पढ़ा, और फिर उसमें आपने क्या पढ़ा थोड़े ब्रीफ लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ा, कितने मिनट्स पढ़ा आपने, और उसमें आपने क्या क्या पढ़ा, जो भी है, होमवर्क है, सेल्फ स्टडी है, जो भी है। भाई चाचा चौधरी अगर पढ़ रहे हो तो वो मत लिखना यहाँ पे, है ना, अभी बता रहा हूँ। और फिर बाद में जनरल इकोनॉमिक्स, कितने मिनट्स, और ये क्लियर, ये हुआ, सबको समझ में आया। अच्छा, इतनी ईमानदारी रखना कि अगर किसी दिन कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है ना, तो भी उस सब्जेक्ट का टाइटल वहां लिखकर लिख देना नॉट स्टडीड, और यहां पर मुझे 0 मिनट लिखा हुआ चाहिए, वो खुद को अंदर से फील होगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज करके देख लो, मैं इंटर में भी करता हूँ, इतना हिट मिलेगा ना आपको ये एक्सरसाइज करने से। इसके देखो मल्टीपल फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि ये रिपोर्टिंग के चक्कर में ना अंदर एक डर बना रहेगा कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, नहीं तो मैं सर को शाम को मैसेज क्या करूंगा, है ना। शाम को रात को मतलब 8-9 बजे एक मैसेज डाल देना, बस ये एक आपको टारगेट रखना है, ठीक है। मैं सर को क्या मैसेज करूंगा, है ना, ग्रुप पे सारे टीचर्स हैं यार, क्या होगा। दूसरा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन दूसरों के मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप पे, उनको देखकर मुझे फील होगा अरे मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मुझे भी पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी शुरुआत ही नहीं की है सेल्फ स्टडी की, 1 हफ्ते के ऊपर हो गया क्लास चालू होकर, पर सेल्फ स्टडी की शुरुआत ही नहीं हुई है, समझ में आ रहा है, कोई शुरुआत नहीं हुई है। तो उन लोगों को लगेगा नहीं यार अब मुझे भी पढ़ना चाहिए, सब जने पढ़ रहे हैं। तीसरा, कॉम्पिटिटिवनेस बनेगा क्लास में कॉम्पिटिटिवनेस बनेगा, मतलब ये दिखेगा कि यार आयुषी का रोज मैसेज आ रहा है, आयुषी बहुत पढ़ाई कर रही है, संगमेश का रोज मैसेज आ रहा है, वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, मेरे को, मैं मैसेज ही नहीं डाल रहा हूँ, तो खुद के अंदर वो रिग्रेट वाली फीलिंग आई कि यार मुझे करना है। अच्छा, मल्टीपल फायदों में हमारा फायदा पता है क्या है, हमारा फायदा ये कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बच्चा जेन्युइनली मेहनत कर रहा है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया था और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी समझाता हूँ, मैं आइडेंटिफाई करूंगा ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन पे मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं मैं, मतलब चारों टीचर्स, और आपकी एग्जाम तक हम वो बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे ग्रेजुअली, और उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे, उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, उन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे, ताकि उन बच्चों से हम 360 मार्क्स लेकर आ सकें। मैं अभी बता रहा हूं मैं ये करूंगा, और मैं आपकी क्लास में से किसी बच्चे को नहीं जानता, तो जो बच्चे उसके लिए सेलेक्ट होंगे ना, वो टोटली अपने डिजर्वेशन के बेसिस पे सेलेक्ट होंगे। मेरे पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेके मत आना, जो बच्चा ये रेगुलर करेगा, जिस तरीके से करेगा वही होगा। अरे बेटा कोई लिंक फेल वेल नहीं है सृष्टि, फालतू बातें मत कर, अभी भी बच्चे ऐड हो रहे हैं ना, डोंट टॉक रबिश यार, आई एम लास्ट पर्सन टू टॉलरेट रबिश थिंग इन द एनी फिक्स टाइम फॉर एनी सब्जेक्ट। नहीं आयुषी यार, ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन पे। बेटा देखो क्या होता है ना, कुछ बच्चे नाइट आउल होते हैं, मतलब लेट नाइट पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बच्चे मॉर्निंग राइजर्स होते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले होते हैं। तो मैं यार ऐसा एक फिक्स टाइम टेबल किसी को देना नहीं चाहता हूँ, ट्रस्ट में, क्योंकि वो फिक्स टाइम टेबल जो है ना वो सक्सेसफुल होता नहीं है बेटा आयुषी, कभी, नेवर एवर, नेवर एवर, है ना। मैं एक सिंपल सा थॉट वाला पर्सन हूँ कि यार आप अपने हिसाब से करो, मेरी तरफ से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको है, बस मेरे को, अब मैं लिए बता रहा हूँ इतना डिफिकल्ट होता है मैसेजेस देखना, क्योंकि डेली के 400 से 500 मैसेजेस आते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे, बट फिर भी अगर मैं ये एक एडिशनल एक्सरसाइज आपके लिए करने को तैयार हूँ, तो अब आप इससे सोचो कि मैं कितना डिसिप्लिन हूँ और मैं कितना सीरियस हूँ, और अगर मैं इतना सीरियस हो सकता हूँ तो थोड़ा सीरियस तो आप भी हो सकते हो, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, फिर से मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक गुड डे, शब्बा खैर।